नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूँ। राजनीति में कुछ राजनेता ऐसे होते हैं जो प्रफुल्ल चित्त होते हैं। वो अपने मुताबिक चीज़ों को तैयार कर लेते हैं या अपने खिलाफ जो हालात होते हैं उनको भी अपने मुताबिक ढाल लेते हैं। यह भी बहुत बड़ी काबिलियत है, इसको आप खूबी कह सकते हैं। लंबे समय से भारत की राजनीति में एक बड़े राजनेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके प्रफुल्ल पटेल साहब मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और 2024 की तैयारी में सब लोग लग चुके हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत में फिर से तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी की अगुवाई में महाराष्ट्र में परम जीत की उम्मीद आप लेकर के यहाँ बैठे हैं, तो फिर आपके दो मुख्यमंत्रियों के बीच में लड़ाई क्यों है, टकराहट क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ बातें ऐसी बनाई जाती है, कुछ छोटी मोटी बातों को और बढ़ा चढ़ा कर, और हमारे जो प्रशंसक विरोधक जो होते हैं उनके मन में ऐसी बिल्कुल ख्वाहिश रहती है कि कुछ ऐसी तस्वीर पेश की जाए कि जिसमें लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है। बाकी बिल्कुल नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि तीन पार्टियां होने के बावजूद जिस तरह से एक अच्छे तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और देवेंद्र जी की और अजीत पवार की तो विशेष मैं कहूँगा कि ये बात का तो पूरी तरह से मैं खंडन इसलिए करना चाहूँगा कि वो दोनों मित्र हैं, दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के मामले में काफ़ी इच्छुक थे और परिचित भी है। बहुत पक्के मंझे राजनेता की पहचान ये होती प्रफुल्ल साहब कि मसला और सवाल चाहे जितना संगीन हो, वो इतने यकीन से और इतने भरोसे से जवाब देता है कि लोगों को लगता है कि नहीं, जो कह रहे हैं वैसा ही होगा। अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो फिर देवेंद्र फडणवीस ने खुले तौर पर चिट्ठी ऐसी क्यों लिखी? नहीं, बात ऐसी हुई, देखिए कि नवाब मलिक जी हमारे सहयोगी, वो कुछ सेशन 4-5 विधानसभा के जो सत्र हुए उसमें आ नहीं पाए स्वाभाविक कारण से, और वो आए और उनको ना हमने पूछा है ना किसी और शख्स ने पूछा कि भाई आप किसके साथ हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं। वो आए, अपनी दस्तखत की और कोई पीछे के बेंच में जाके बैठ गए। लोगों ने ऐसी चला दी बात कि वो हमारे साथ आके बैठ गए। तो एक प्रकार से देवेंद्र जी महायुति, क्योंकि हम तीन पार्टियों की एक सरकार है, कोई किसी के तरफ से हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना हो, इसलिए उन्होंने एक प्रकार से उस बात को रखा। बाकी कोई उसको, और वो बात पूरी आज ही अजीत पवार ने कहा है कि भाई वो बात, वो चैप्टर खत्म है, उसमें किसी के आपस में रिश्ते या हमारे कोई संबंध खराब नहीं हुए। तो प्रफुल्ल पटेल साहब के हवाले से मैं अपने दर्शकों को इतना कह सकता हूं कि नवाब मलिक जहां भी आकर के बैठे, उनका सरोकार अजीत पवार से नहीं था। वो अजीत पवार गुट में किसी तरीके से शामिल नहीं हो रहे हैं, और जो दुविधा या शंका देवेंद्र फडणवीस की थी वो दूर कर दी गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि न हमने उनके साथ कभी कोई एक कहा कि हमारे साथ आप हैं या नहीं, ना पूछा, ना उन्होंने कुछ कहा है कि मैं इनके साथ बैठा हूँ। तो फिर प्रश्न कहाँ से आता है? ठीक है, वो एक समय से हमारे अच्छे वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं, इसमें कोई इनकार करने की बात नहीं है। हमारे मंत्री रहे, हमारे मुंबई के अध्यक्ष रहे, तो वो पुरानी भूतकाल की बात है। आज की वर्तमान की परिस्थिति ये है कि कोई उसके बारे में और उनकी भूमिका के बारे में किसी के मन में गिला शिकवा नहीं है। शरद पवार साहब कैसे हैं आज? बहुत अच्छे हैं। कल उनका जन्मदिन था और हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनको ईश्वर अच्छा आरोग्य दे, लंबी आयु दे और वो स्वस्थ रहे। और आज भी वो भारत की एक राजनीति के कदावर नेता है, उनको ईश्वर काम करने का मौका दे। मेल मुलाकात बातचीत होती है? देखिए, वैसे तो कभी यहाँ पर कोई सार्वजनिक कोई ऐसा परिस्थिति आए, जैसे पार्लियामेंट हो या अन्यथा, मिलना हो जाता है। एक औपचारिकता है जिसमें आदर के तौर पर हम उनको निश्चित नमस्कार करते हैं, उनके स्वास्थ्य की पूछताछ करते हैं। लेकिन अब राजनीतिक राह तो अलग है। ये रिश्ता अब औपचारिकता भर रह गया है। अब बात तो ऐसी ही है, क्योंकि राजनीति के दिशाएं अलग हैं। जिस बात को लेकर हम और वो अलग हुए और जिस तरह से बाकी की जो वारदातें हो रही है,
उसमें स्वाभाविक है कि हमारे व्यक्तिगत रिश्तों का कोई मतलब वो अलग जगह पे है, उसका कंपार्टमेंट अलग है, और जहाँ तक राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन है वहाँ तक हमारे रिश्ते औपचारिक ही हो गए। प्रफुल्ल साहब, हिंदुस्तान की राजनीति में यह अनुमान ही लगाया जाता रहा कि शरद पवार जो भारतीय राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनकी नाक के नीचे उनके देखते देखते उनके भरोसे के सभी बड़े सिपहसालार पाला बदल गए और उनको इसकी भनक तक नहीं हुई। ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ये भूमिका बीजेपी के साथ जाने के मामले में हमने ऐसा नहीं कि उनसे बात नहीं की थी। ये बात अलग है कि उन्होंने उसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया था या कोई एक जिसको बोलते ठोस भूमिका जो होती है वो उन्होंने नहीं ली थी। लेकिन हमारी मानसिकता, हमारे एक पूरे पार्टी के भीतर बहुत करके ज़्यादा करके लोगों की जो एक मानसिकता थी वो इस ओर जाने की, एनडीए में शामिल होने की ये थी, और वो उनको मालूम थी, मगर वो इनकार करते रहे। सच्चाई जो सामने दिख रही थी उससे थोड़ा दूर जाते रहे, उसका परिणाम है। यानी कि अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, बाकी छगन भुजबल समेत जो नेता वहां गए, वो चाहते थे एनडीए में आना, लेकिन शरद पवार ऐसा नहीं चाहते थे। आखिर में आप लोगों को यकीन हो गया कि ये अपना मन नहीं बदलेंगे, तो आप लोगों ने अपना पाला बदल दिया, कमोबेश ही। हाँ, ऐसी ही बात समझो। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई एक दिन का या एक बार हमने बात की या 2 बार बात की, ये लगातार ये सिलसिला हमारा और उनका कि बीजेपी के साथ जाना नहीं जाना। ये 2014 में हमने तो बाहर से सपोर्ट अनाउंस कर दिया था बीजेपी को, यूनिलैटरल सपोर्ट, और हमने हमारे वजह से बीजेपी का स्पीकर महाराष्ट्र की असेंबली में चुना गया। 2019 में हमारी और बीजेपी की पेशकश हुई, उसी की वजह से तो अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ वहाँ पर उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। उसके बाद में फिर मन बदला या परिस्थितियाँ बदली, जो भी कुछ हुआ, लेकिन ये पेशकश हमारी लगातार उनके साथ, बीजेपी के साथ चल रही थी। और पवार साहब को हमारी मानसिकता, हमारा जो दिशा थी हमारी, वो उनको मालूम थी कि भाई हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए। प्रफुल्ल साहब, महाराष्ट्र की राजनीति को जो लोग करीब से जानते समझते हैं, उनको यह बात थोड़ी सटपटी लगी कि एक सरकार चल रही है, अघाड़ी सरकार में आप भी हैं, साझेदारी की सरकार चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, उस सरकार को लंगड़ी मार के गिरा करके एक नई सरकार बना दी। नहीं, देखिए, हमारी भूमिका तो बाद में आई। ये सरकार गिराई एकनाथ शिंदे जी ने, ठीक है। और एकनाथ शिंदे जी जाने के वक्त भी हमारी पेशकश हो रही थी कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए। उस वक्त किसी कारण से रुक गया, क्योंकि अचानक एकनाथ शिंदे जी का नाम आगे आ गया। हमको लग रहा था कि देवेंद्र जी बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। उस वक्त गाड़ी थम गई। मगर एक बात तो पक्की थी कि हमारे जो उस वक्त की और आज की भूमिका है, मानसिकता में कोई बदलाव नहीं था। मगर अब ठीक है, कई बार होता है कि चाहते हुए भी कोई चीज़ नहीं पहुंच पाते अपनी मंजिल पर। मुझे लगा कि उसी तरह की बात रही, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने फैसला लिया, और हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हम पवार साहब को इस मामले में मना नहीं पाए। आपने कहा कि बहुत लंबे समय से चाहते थे बीजेपी के साथ हाथ मिलाना, बीजेपी की तरफ जाना, पवार साहब को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरकार वो माने नहीं। लंबे समय से का मतलब ये है कि जब अघाड़ी सरकार चल रही थी महाराष्ट्र में, तब भी आप लोग उधर जाने की कोशिश में थे या मन बना चुके थे, विकल्प आपके सामने नहीं आ रहा था या पवार साहब नहीं मान रहे थे। बीजेपी में जाने का कारण क्या है? बिल्कुल कारण, क्योंकि 2 बातें हैं। एक तो महाराष्ट्र की उन्नति, देश की उन्नति, और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश की गरिमा बढ़ रही है, देश का पूरे विश्व में नाम आज गूंज रहा है। प्रधानमंत्री जी का कौशल्य है, उनका नेतृत्व है, लोगों का भरोसा है उनके ऊपर, और एक अच्छा काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और एक दिशा इस देश को दे रहा है, तो राजनीति में ऐसी कौन सी हमने गांठ बांध ली। अगर हम शिवसेना के साथ सरकार बना सकते हैं, तो शिवसेना वो कोई हमारा प्राकृतिक कोई मित्र था, बल्कि सारा महाराष्ट्र का राजनीति का केंद्र, विरोध का, वो शिवसेना के इर्द गिर्द होता था। बीजेपी तो पहले छोटी पार्टी मानी जाती थी महाराष्ट्र की राजनीति में, और विपक्ष की राजनीति शिवसेना करती थी, हिंदुत्व की राजनीति शिवसेना करती थी, आज भी करती है। तो ये अगर हमको कोई फिलोसॉफिकल या आइडियोलॉजिकल बात करना हो, तो हमने शिवसेना के साथ अगर सरकार बनाई, तो वही हमारी एक तरह से बता रहा हूँ कि नींव डल चुकी कि हम बीजेपी के साथ जाना चाहिए। जिन लोगों के साथ आप पिछली सरकार महाराष्ट्र में चला रहे थे,
उन्हीं लोगों के बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उनका कहना ये है कि प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, छगन भुजबल ये इसलिए गए क्योंकि इनके खिलाफ मामले थे, जांच चल रही थी, इन्होंने अपना पिंड छुड़ाना चाहा उन मामलों से, जांच से, इसलिए वो बीजेपी की तरफ चले गए। बिल्कुल गलत है। किसी के हमारे बताइए कोई भी कौन सा जरा कोई केस तो रजिस्टर होना चाहिए ना। ये सिर्फ खाली क्या है कि विवादित बातों को लेकर एक बहुत बड़ा बतंगड़ बनाया जाता है बिना कोई आधार। और एक राजनीतिक 2014 में अगर हमने बीजेपी को आउटसाइड सपोर्ट अनाउंस किया, तब तो बीजेपी की चंद दिनों में सरकार आई थी, तब तो कोई बात नहीं थी। 19 में जब अजीत पवार ने जब शपथ ली, तब तो ये बात नहीं थी। तो ये सब बातें आज क्योंकि असुविधाजनक लगती है कुछ लोगों को, तो कुछ तो कारण बताना पड़ेगा ना कि भाई ये लोग क्यों गए। अरे आप क्यों नहीं आए वो बताने के बजाय हम क्यों गए, इसमें कोई ना कोई एक गलत एंगल लगाना और लोगों को कन्विंस करना कि भाई अरे ये लोग तो इस दबाव में गए या ऐसी बातों से गए, गलत बात है। प्रफुल्ल साहब, आप बहुत नज़दीक रहे हैं पवार साहब जी, के। 1999 से लेकर के 2023 आज की तारीख तक आपका लंबा रिश्ता है। आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो बीजेपी की तरफ नहीं गए। क्या कहते थे वो, कारण क्या बताते थे? नहीं देखिए, मेरा रिश्ता तो 99 से नहीं, उनके साथ रिश्ता है 1980 से। और एक्टिव राजनीति में न रहते हुए भी बाद में मैं आया राजनीति में, उनके साथ रिश्ता और गाढ़ा होता गया। ये सब होते हुए भी मुझे नहीं लगता है कि पवार साहब का वैसे देखा जाए तो कोई तात्विक विरोध होना चाहिए। उनके अटल जी से बहुत अच्छे संबंध थे। अटल जी की सरकार रहते हुए उनको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का उनको अध्यक्ष बनाया गया था, देश का कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद वहाँ पर बारामती में आकर शरद जी का काफ़ी वहाँ पर स्तुतिगान किया था। और ये सब होते हुए कुछ भी होता था तो प्रधानमंत्री जी से पवार साहब बहुत सहजता से मिलते थे, बात करते थे। देखिए, तात्विक विरोध मुझे तो नहीं लगता है। अब वो ठीक है, कोई वजह से नहीं उनके मन में वो डाइजेस्ट कर पाए, हम भी उनको शायद कन्विंस करने में, इतने सालों का सफ़र उनके साथ होने के बाद भी, नज़दीकी होने के बाद भी, कई बार उन्होंने भी मुझे कहा, हमने अलग होने के बाद, अरे भाई तुम कैसे चले गए। ठीक है भाई, कभी ऐसे हालात बनते हैं और कभी सोच ऐसी बनती है कि हमें भी लगता है। आज देखिए, सत्ता या अवसरवादिता की बात नहीं है। देखिए, हर राजनीति में जीतना हारना ये हर आदमी चाहता है मैं जीतूं, मगर साथ साथ में अगर मैं भी अपना पॉलिटिकल करियर सोचूं कि आगे के लिए मुझे देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, या देश की अगर हम सोच के साथ चलना चाहते हैं, तो आज उसको सबसे बेहतर तरीके से कौन चला सकेगा। वो मोदी जी के सामने विकल्प मुझे बताइए। अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम उनके साथ जुड़ रहे हैं और हमारा कंधे से कंधा मिलाकर कोशिश करेंगे, छोटा मोटा जो भी हमारा योगदान होगा तो फायदे का होगा देश के लिए। अगर आप विपक्ष की राजनीति, ऐसा नहीं कि हमने भी बहुत साल विपक्ष की राजनीति भी की है। अटल जी की सरकार थी, 6.5 साल विपक्ष में ही बैठे थे। उसके पहले भी हम मतलब ये पिछले 9.5 साल में अभी हम सत्ता में आए मोदी जी के साथ, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाई, लेकिन हमने भी 9 साल विरोध की राजनीति की। लेकिन उससे पाया क्या हमारा? अच्छा, कोई हमारा तात्विक कोई बड़ा विरोध नहीं है। ये सब बोलने की बातें हैं, सुविधा की राजनीति है, जिसको जो फायदा, जिसको जो अपना वोट बैंक। अब मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि राजनीति में वोट का कैसे हम एक कॉर्नरिंग कर सके, यही राजनीति हो गई है। कोई आइडियोलॉजी की राजनीति पहले जैसी नहीं रही है। बहुत साफ गोई से बोल रहे हैं आप, जैसे आदमी दिल से बोलता है वैसे आप बोल रहे हैं। जिन पवार साहब को छोड़ के आए हैं वे और विपक्ष के कुछ बड़े नेता, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, बाकी सभी जानते हैं, उसमें कांग्रेस भी है, एक गठबंधन तैयार किए हुए हैं जिसको आप इंडिया गठबंधन कहते हैं। और आखिरी बैठक उसकी मुंबई में हुई और ये हुआ कि यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ेगी। अभी जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी के सामने आप सब लोग बहुत कमज़ोर हैं। तो उनके भीतर एक समझ आ गई है कि आओ, मिलो और ताकत के साथ लड़ो। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के सभी नेता फिर से एकजुट हों। यह गठबंधन तैयार भी हो जाता है तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के खिलाफ कितना कारगर होगा, कितनी कामयाबी उसको मिलेगी, आपका अपना अनुमान क्या कहता है? क्योंकि राजनीति समझ आपको बहुत अच्छी। इंडिया के पहली जो बैठक हुई थी पटना में, उसमें मैं खुद शामिल था, पवार साहब के साथ ही गया था। बैठक होना, मिलना जुलना, मगर आखिर मुंबई की बैठक हुई, बेंगलोर की बैठक हुई, हासिल क्या किया?
उसके बाद में बोले कि भोपाल में कोई रैली करेंगे, तो कमलनाथ ने कह दिया नहीं, रैली नहीं होना चाहिए यहाँ, कोई इधर आके कोई उटपटांग बातें मुझे नहीं चाहिए, कोई सनातन धर्म की बात कोई डीएमके ने बोली थी। उसके बाद में अभी यहाँ 6 तारीख को मीटिंग होने वाली थी दिसंबर को दिल्ली में, वो अचानक रद्द हो गया। अब 19 तारीख को। देखिए, मीटिंग करना एक बात है, मीटिंग के बाद हासिल क्या करोगे, नेतृत्व कौन, आखिर देश, देखिए देश भी अब ना समझ नहीं रहा है। आप और हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को अब क्रिस्प और जानकारी बिल्कुल सही चाहिए, चुस्त चाहिए, ठीक है। और उनको ये समझ में आना चाहिए कि आज नरेंद्र मोदी जी के विरोध में कौन खड़ा है, मैं किसको वोट दूंगा, कल देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मेरे देश की हालात किसके हाथ में मैं देना चाहता हूँ, देश सुरक्षित रहेगा कि नहीं। आज देखिए, आज पार्लियामेंट में आज ही हल्ला हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ों को हमने बर्दाश्त करना चाहिए, मगर लेकिन दुनिया में बड़े बड़े आह्वान हैं। आज विश्व में नरेंद्र मोदी जी का नाम सभी विश्व को विश्व गुरु करके क्यों ले रहे हैं? यानी आपको आखिर कहीं ना कहीं तो हमारे भारत का उन्होंने नाम, भारत की रक्षा और भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की विदेश नीति को इतना अच्छे तरह से उन्होंने सम्मिलित करके और लोगों का विश्वास भारत में भी अर्जित किया और विश्व में भी अर्जित किया। तो कहीं ना कहीं हमको जिसकी काबिलियत है उसको अगर हम बोलेंगे अब ये अभी रात है तो बोलेंगे सुबह है, तो फिर ऐसा तो फिर कुछ होना नहीं है। और नरेंद्र मोदी के सामने कौन है, जब तक ये नहीं मालूम होगा तो लोग वोट नहीं देने वाले हैं इंडिया गठबंधन। अच्छा, आप उस राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आपके हैं, 48 सीटें हैं। आप 3 पार्टियों गठबंधन वहाँ है, सरकार में है। आपने एक अनुमान बताया कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए बनाम इंडिया, आप कहते हैं, स्टैंड नहीं करता है। आपके बीच में एक समझदारी हो, आपके बीच में सीटों की शेयरिंग हो, यह सवाल सुलझा लें और फिर आप ये बताइए कि उन 48 सीटों से कितनी सीटें आप लोग ले सकते हैं, जीत सकते हैं। नहीं, महाराष्ट्र में 48 सीटों में से तीनों पार्टियां मिलकर लड़ने ही वाली है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, अलायंस है। और मुझे आराम से लगता है कि पिछले वक्त 41 सीट जीते थे, इस बार 1-2 बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि इस बार और बड़ी तेज़ी की आंधी आने वाली है नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में। ये बहुत मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी इस व्यक्ति या इस गठबंधन के सामने एजेंडा क्या लेकर आएगा, क्या है अभी तक, अभी आज हम 3-4 महीने पहले चुनाव के कोई एजेंडा ही हमें मालूम नहीं है, तो कैसे आप लोगों को विश्वास दिलाओगे, कैसे आप लोगों के सामने पेश आओगे? ये इतना इजी नहीं है, युग बदल गया है। हम अभी भी वही पुराने ख्यालों में रह रहे हैं कि मेरे बाप दादा इनको वोट देते थे तो मैं भी वहीं दूंगा। ये ऐसा नहीं रहा है, ये समय बदल गया है। देश की राजनीति और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चलने वाले एनडीए को लेकर के लोगों का मानस ऐसा हो गया है कि जनादेश पक्ष में आ रहा है, तो आपको लगता है कि यह जो नेतृत्व है वो हिंदुस्तान को आगे ले जाएगा, और इसी कारण से आप कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी की अगुवाई एनडीए के साथ हैं। 2024 सामने, प्रफुल्ल पटेल साहब, आपके राज्य में चुनाव होंगे, 2024 के नतीजे भी आएंगे, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जितना चाहते हैं उतनी सीटें आप जीत लें। शुभकामनाएं इस बात की भी होंगी कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आप सरकार बनाना चाहते हैं, 2024 से तीसरी बार बना ले। आप आए, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने बहुत साफ गोई से आज बात की है। थैंक यू। मैं कभी भी जो मेरे मन में है उसके अलावा कभी कुछ बोलता नहीं हूँ, बहुत स्पष्ट बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।